चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ। चलिए, ये सारी कहानी समझने से पहले अगर स्लो हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, पहला इसमें क्या करता है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 है पार्ट 2 का फर्स्ट आर्टिकल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल डील करता है किसमें, सिटीजनशिप से रिलेटेड कहानी को डील करता है, मतलब पार्ट 2 के अंडर में आता है, ठीक है। उसमें आर्टिकल फर्स्ट है, जो कि कह सकते हैं 5 है, मतलब किसका, भाग 2 का आर्टिकल फर्स्ट है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 5 है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप के बारे में। कैसा सिटीजनशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उस समय से कहा जाता है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा, कौन नागरिक होगा। इसी चीज़ को यहाँ हिंदी में लिखे हैं, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जो संविधान प्रारंभ हुआ उस समय से कौन नागरिक होगा उस बारे में लिखता है। इंग्लिश में इसी बात को लिखे हैं, सिटीजनशिप ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट मतलब ही होता है लागू, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय से कौन नागरिक होगा, क्योंकि उसके पहले हम लोग जानते हैं इंडिया का तो नागरिक थे ही, जो भी यहाँ जन्म हुआ उसका तो नागरिक है ही, लेकिन क्योंकि इंडिया ही किसी दूसरे के हाथ में था तो फिर वहाँ का सिटीजनशिप कैसे आप ले सकते हैं। इस बारे में 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उस समय से कहा जाता है कौन यहाँ का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। उसी को लेकर के यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं। इतना कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो इंडियन सिटीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला चीज़ इसमें क्या कहता है कि इफ़ वन इन इंडिया, अगर आपका जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले अगर जन्म आपका इंडिया के अंदर में हुआ है तो आप क्या कहलाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट यही कहता है। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, या फिर उसका पेरेंट्स मतलब माता पिता का जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो भी वो क्या होंगे, सिटीजन होंगे, ठीक है, इंडिया। अब देखिएगा, ये जरूरी नहीं कि जब ये लागू हुआ उसी के पहले भी, अभी भी, क्योंकि जो नागरिकता उस समय जो ले लिए हैं उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा कि जब संविधान लागू होगा उसके बाद से कौन कौन से नागरिक होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं डील किया गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान माइग्रेट किए और बहुत सारे पाकिस्तान से लोग इंडिया में माइग्रेट किए, तो इनको लेकर के यहाँ पे अभी सिटीजनशिप के बारे में कोई डिसाइड नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पर इससे रिलेटेड डील करता है। इसमें सिर्फ कहा गया कौन इंडिया का नागरिक होगा, कब होगा, क्या होगा, दिस होगा, डैट होगा, उसे नहीं, कौन होगा इस बारे में डील कर रहा है। तो फर्स्ट में तो हम लोग सीख लिए। दूसरा नंबर में क्या कहा कि अगर पेरेंट्स अगर आपके अगर इंडिया में जन्म लिए हैं तो भी आप क्या कहलाएंगे, यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। तीसरे नंबर में क्या कहा, ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द इंडिया फॉर द 5 years। अगर आप नॉर्मली ऐसे इंडिया में 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है, तो इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के जस्ट पहले 5 साल अगर आप इंडिया में रह चुके हैं तो भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। यहीं शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन आपके पास है तो आप क्या कहलाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। इतना ही बात कहता है आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अब डील करने लगता है कौन माइग्रेट करके आया, कौन करके गया, इस सारे से रिलेटेड आर्टिकल 6, 7 ऐसे करके ये सारी चीज़ें डील करती है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आसान है याद करने से पहले। यदि आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड को बढ़ा करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा आर्टिकल 6 क्या डील करता है। पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि क्योंकि सिटीजनशिप से रिलेटेड ही बात हो रहा है तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करेगा। सिटीजनशिप जो कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, 11 तक ये डील करता है सिटीजनशिप से बात। आर्टिकल 5 में हम लोग जाने हैं कि कौन इंडिया का नागरिक होगा, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कौन कहाँ से आया है, क्या है या क्या नहीं है, सिर्फ उसमें यही डील करता है कि कौन सिटीजन होगा इंडिया का। इसमें अब क्या कहा आर्टिकल 6 के अंदर में, ये कहा है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, कुछ पर्सन की बात कर रहा है, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। ये क्या, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में 1948 में दंगा हुआ, यहाँ से बहुत सारे वार, उसके बाद पाकिस्तान से वार भी हुआ और यहाँ से बहुत सारे इंडिया के लोग पंजाब साइड से पाकिस्तान में गए और वहाँ से बहुत सारे यहाँ पे आए। जैसे गए कौन होंगे, यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए और बहुत सारे हिंदू इंडिया में आए। तो उनके सिटीजनशिप का क्या, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ होगा, जो भी हिंदू माइग्रेट करके इंडिया में आए वो तो पाकिस्तान में जन्म हुआ होगा, तो फिर उनके सिटीजनशिप के बारे में क्या, जो कि यहाँ पे आए हैं
उससे रिलेटेड आर्टिकल 6 डील करता है कि कौन सिटीजन होगा। तो ये उसी पर्सन के बारे में जो माइग्रेट किया है, मतलब कौन, जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है, उसके रिलेटेड आर्टिकल 6 है। ठीक है, इसमें इतना ही बात आपको समझना है। अब समझिएगा, यहाँ कंडीशन है कैसे माइग्रेट करके आए। ऐसे भी मान लीजिए वहाँ से बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान में पलते हैं, तो कोई भी माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और कहेगा कि हम यहाँ का क्या है सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो क्या ले लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला चीज़, सिटीजनशिप के लिए आपको पहला कंडीशन क्या है कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो होना चाहिए जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, उसके पहले उसका जन्म कहाँ पे, इंडिया में हुआ। मतलब पाकिस्तान बना और इंडिया बना, अगर पाकिस्तान और इंडिया बना उसके पहले अगर जन्म हो चुका है, अगर उसके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का इंडिया के अंदर में, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात समझो कि इंडिया के सिटीजन वही हो सकता है जिसके फादर या फिर उसके ग्रैंडफादर इंडिया में जन्म लिए हुए हैं जब इंडिया बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया नहीं बना हुआ था, पूरा इंडिया था, तब की बात कर रहा है, तो ही वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। उसके लिए कंडीशन 1 कहता है ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर जुलाई 1941। मतलब ये बंटवारा का टाइम है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 47 तो इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही इंडिया और पाकिस्तान बना, तो ये बंटवारा का टाइम है। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान बनता है, तो कहता है क्या कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो माइग्रेट करके इंडिया में आ चुका है तो भी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, मतलब सिंपल कहानी, ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। कब, जुलाई 1948 के पहले अगर वो इंडिया में माइग्रेट करके आ गए हैं तो सिटीजनशिप, वो उनका सिटीजनशिप ऐसा ही मिल जाएगा, उनको ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब समझिएगा एक कब, 1948 के पहले अगर इंडिया में आ गए हैं, जैसे अगर 1948 में ही अगर उसके फादर या फिर ग्रैंड फादर का जन्म यहाँ हुआ है और पाकिस्तान में, समझिएगा अनडिवाइडेड मतलब पाकिस्तान को शामिल कर, पाकिस्तान में ही जन्म उनका हो गया, क्या दिक्कत है, लेकिन वो इंडिया में अब आ चुके हैं, जो प्रेजेंट इंडिया उसमें आ चुके हैं इसके पहले, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंडीशन 1 हम लोग समझ गए। अब कंडीशन 2 क्या कहता है, ही माइग्रेटेड टू इंडिया on or after the July 1948 he had been registered the citizen of India। हम लोग ये सीख लिए कि कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग कहता है जो जुलाई 19 के पहले 1948 के पहले अगर इंडिया में आ चुका है तो सिटीजनशिप उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अगर आता है 1948, जुलाई 1948 के बाद अगर आता है तो उसके सिटीजनशिप के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे इंडिया में। ठीक है, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि उसको 6 मंथ के लिए इंडिया में सर्वाइव किए हुए होना चाहिए। मतलब वो पहले से जिस दिन अप्लीकेशन डाल रहा है उसके पहले 6 महीना उसको रहना पड़ेगा, तो ही अप्लीकेशन डाल सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए। यही चीज़ यहाँ लिखे हैं, बट अ पर्सन कुड बी शो रजिस्टर्ड ओनली ही had been resident in India for the 6 month preceding the date of his application। एप्लीकेशन जिस दिन डाल रहा है उसके पहले उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर उसके पहले 6 महीना रहा है, तो ही एप्लीकेशन डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता है। ये आर्टिकल 6 कहता है। तो सिंपल सी आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना बात याद रखना है कि आर्टिकल 6 में कहता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कि माइग्रेट करके पाकिस्तान से जो इंडिया को समझने से पहले आर्टिकल 6 को याद कर लीजिए। जस्ट इसका अपोजिट आर्टिकल 6 कहता है, लेकिन अपोजिट किस सेंस में समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसमें इंडिया का 2 पार्ट्स बना, एक पाकिस्तान दूसरा इंडिया। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया से माइग्रेट कर गए पाकिस्तान में, अब बहुत सारे पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि कैसे सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए। तो आर्टिकल 5 को हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं था कि कौन माइग्रेट करके आया है और कौन कहाँ से आया, सिर्फ उसमें डील किया गया था कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, आर्टिकल 7 में जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं उसके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 6। और ये आर्टिकल 7 है जो कि ये बात करता है कुछ सर्टेन पीपल के बारे में जो कि इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए और कुछ देर बाद फिर इंडिया में आ जाते हैं, तो उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 7। यही चीज़ को आप याद रखिएगा। आर्टिकल 7 के अंदर में सिर्फ इतना ही बात याद रखेंगे
तो अपना बात बन जाएगा, बल्कि सब समझने के लिए। यहाँ से राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन माइग्रेंट टू द पाकिस्तान, जो इंडिया से माइग्रेट करके कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान में, और कुछ टाइम फिर इंडिया में आते तो उनके सिटीजनशिप की बात करता है। तो यही चीज़ यहाँ याद रखिएगा, ये माइग्रेट कहाँ से हुए, तो पाकिस्तान हुए हैं, कहाँ से, तो इंडिया से। जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके बारे में, क्या इंडिया टू कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान, तो उनके बारे में बात करता है। अब देखिएगा, इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो उनके सिटीजनशिप का क्या मतलब है। जो पाकिस्तान चले गए वो जो पाकिस्तानी होंगे उसको इंडियन सिटीजनशिप कभी नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर इंडिया से बाहर चले गए, पाकिस्तान में रहने के लिए चले गए, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर में अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर इंडिया में वापस आ जाते हैं। तो उनके लिए ये डील कर रहा है। तो इसमें कहा गया है माइग्रेटेड आफ्टर द 1 मार्च 1947 टू द पाकिस्तान। ये कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कुछ दिन बाद बट रिटर्न लेटर। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सोचते हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, ठीक है। माइग्रेटेड आफ्टर द 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए हैं और उसके बाद मान लीजिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया या कभी भी, उनका जन्म तो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है और 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मैं इंडिया में रहना चाहता हूं। तो वहां से फिर रिटर्न आते हैं इंडिया में। तो उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाए उन बारे में बात कर रहा है। वही चीज़ लिखा है 1 मार्च 1947 पाकिस्तान बट रिटर्न लेटर। अगर फिर वापस अगर आ जाते हैं तो उनको भी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं फॉर दिस। देखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हो सकता है, वो इंडिया में आएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 6 मंथ द प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। पहला चीज़, इंडिया में आप आएंगे पाकिस्तान से, फिर इंडिया में अगर आप वापस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले 6 महीना इंडिया में रहना पड़ेगा। और 6 महीना इंडिया में रहने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और वो एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए होगा, सिर्फ आपके सिटीजनशिप के लिए। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले आपको 6 महीना इंडिया में सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर 6 महीना सर्वाइव कर लिया है तो आप एप्लीकेशन डालने के लिए अप्लीकेबल हो चुके हैं। तो यही चीज़ कह रहा है 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के जस्ट पहले 6 महीना आपको यहाँ रहना चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया। तो एक कंडीशन है, सिटीजनशिप वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आए। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया कि इंडिया से माइग्रेट पाकिस्तान में करके कुछ दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। तो उनके लिए वो यहाँ आएंगे तो भी सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि पहले उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन कब देना होगा, पहले यहाँ पे 6 महीना रह जाइए, उसके बाद एप्लीकेशन डालिए सिटीजनशिप के लिए। तो आप क्या कहलाएंगे, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ये आर्टिकल 7 इतना ही। आर्टिकल 8 को समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए आर्टिकल 7 को। अगर याद हो, आर्टिकल 7 क्या कहता है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट करके चले गए, और इंडिया से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया में आते हैं। तो उनके सिटीजनशिप के बारे में जो डील करता है आर्टिकल 7 करता है। और जो पाकिस्तान से इंडिया में आए उनके लिए सिटीजनशिप की जो बात करता है वो आर्टिकल 6 करता है। तो ये दो आपको याद रखने पड़े। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 सिंपल से बात करता है कि इंडियन ओरिजिन के कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में जाकर सर्वाइव कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं तो उनके सिटीजनशिप की बात करता है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग द आउटसाइड ऑफ द इंडिया। इंडिया के बाहर कहीं रहते हैं लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ है, तो इंडिया में है। अब उनका ओरिजिन मतलब मान लीजिए कि मैं ही मान लो यूएसए में रह रहा हूँ, तो क्या मैं इंडिया का सिटीजन होऊंगा? लेकिन मेरा जन्म जो हुआ है वो इंडिया में नहीं हुआ है। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ है इंडिया में, लेकिन मेरा जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, तो क्या मैं सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा? उसके लिए जो डील करता है वो आर्टिकल 8 करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उनका ओरिजिन, ये सिटीजनशिप किन की बात करता है, जिसका ओरिजिन इंडिया से है। अब उसका ओरिजिन किस तरह से डिफाइन करता है, उनका ओरिजिन कहता है कि उनके पेरेंट्स या खुद ही जैसे जो रह रहा है दूसरे देश में वो, या फिर उसके पेरेंट्स का जन्म या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, मतलब पाकिस्तान जब नहीं बना उसमें हुआ है,
तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। यहाँ लिखे हैं अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द इंडिया रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया ले सकते हैं या फिर कहलाएंगे। उसके लिए एक कंडीशन है, उसको फुलफिल करना होगा, तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो ले सकते हैं, मतलब एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्या समझ में आया? इंडियन ओरिजिन की कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में रह रहा है और फिर से चाहता है कि इंडिया का हम सिटीजनशिप लें, उसके लिए ये डील करता है। वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उनको पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और द कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो हर देश में, जिस देश में रह रहे हैं, इंडिया का अम्बेसडर उस देश में रहता है, तो वहाँ पे जाकर को उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, अम्बेसडर के पास में, ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस। जहाँ वो रह रहा है वहाँ के अम्बेसडर के पास में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, तो मुझे देने का कष्ट करे। तो ये अगर एप्लीकेशन आप डाल देते हैं तो आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं, आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। ये कहानी कहता है आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर कोई भी पर्सन अपने इच्छा से, वॉलंटरी मतलब होता है कॉन्शियस इच्छा, तो अपने इच्छा से चाहता है कि अपने इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट का, किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले ले, तो वो आसानी से ले सकता है। ये आर्टिकल 9 इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है, पर्सन वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री आप देखिएगा, अगर वो फॉरेन कंट्री का अपना कौन सी सिटीजनशिप ले सकता है, तो नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। उसको सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं समझा जाएगा, यही बात यहाँ पे कहा गया। पहला चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति आउटसाइड ऑफ इंडिया रहना चाहता है इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ करके, तो वो आसानी से इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ सकता है, उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं समझा जाएगा। इफ़ ही वॉलंटरी द एक्वायर द एनी फॉरेन स्टेट, अगर किसी स्टेट को एक्वायर कर लेता है तो सिटीजनशिप यहाँ का समाप्त हो जाएगा और वहाँ का सिटीजनशिप वो लेगा। एक और भी तरीका होता है कि अगर आप 7 साल के लिए किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और बिना इंडिया में आए हुए, तो भी आपका सिटीजनशिप समाप्त हो जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें इतना ही बात कहता है कि अगर कोई भी इच्छा से चाहता है कि इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दे और किसी दूसरे स्टेट का सिटीजनशिप ले ले, तो आसानी से ले सकते हैं। आर्टिकल 10 एक्चुअली क्या कहता है? आर्टिकल 10 एक्चुअली कहता है कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप कंटिन्यू रहेगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट आपका सिटीजनशिप को समाप्त नहीं कर सकती है। आगे चलकर लॉ बना हुआ है, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल जब 11 करेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट गवर्न करती है किसी भी सिटीजनशिप को, कब सिटीजनशिप आपका समाप्त किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप सिटीजनशिप आप ले चुके हैं इंडिया का या फिर आप इंडिया का सिटीजन है, तो कभी भी पार्लियामेंट आपके सिटीजनशिप को समाप्त नहीं कर सकती है। इस बारे में कहता है आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब आप कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन, ये आपका राइट है कि अगर आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले चुके हैं, मतलब इंडिया का सिटीजन है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सिटीजनशिप को। आपका इंडियन सिटीजनशिप समाप्त नहीं होगा जब तक आप चाहें नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ऑलरेडी इंडियन सिटीजन विल बी रिमेन द इंडियन सिटीजन विल गवर्न बाय द सिटीजनशिप लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लॉ ये जो है आपका सिटीजनशिप तो जो है आप तो रहेगा ही, आपको समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ से देखिएगा, ये सिटीजनशिप लॉ जो बनता है वो जो गवर्न करते हैं किसके अंदर? पार्लियामेंट बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी काम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस होते हैं वो सब तो पार्लियामेंट ही करती है। अगर ये लॉ बनाया गया सिटीजनशिप के अंदर में, तो आपका कैसा भी लॉ बनाया जाए तो आपका सिटीजनशिप को समाप्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ गवर्न कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। जैसे कि मैं बोला कि आगे चल करके जब हम लोग आर्टिकल 11 को पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि कितने कंडीशन है जहाँ पे आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कितने ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आपने सिटीजनशिप को आप टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब आपको छोड़ा जाता है, लूज कर सकते हैं, छीना जा सकता है, छोड़ सकते हैं। ये सारी कहानी आर्टिकल हम लोग 11 करेंगे तो समझेंगे। इतना याद रखिए कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप है तो आपका कंटिन्यू रहेगा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाई है उसके आपका सिटीजनशिप समाप्त नहीं होगा। अब समझिएगा, एक केस आया था इब्राहिम वाजिर स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो कि 1954 में एक केस आया था।
हम लोग जानते हैं कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, सिटीजनशिप लेने के लिए आप इंडियन हैं लेकिन आप क्या कर चुके हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ मतलब पाकिस्तान बना, तो यहाँ से माइग्रेट करके आप पाकिस्तान चले गए, फिर चाहते हैं कि इंडिया में आ जाए लेकिन बहुत लेट से आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इंडिया में आकर के कम से कम 6 महीना रहना पड़ता है यहाँ पर, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कहाँ पर, तो आपके जिस देश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको अम्बेसडर के पास में रजिस्ट्रेशन करा के फिर यहाँ आना पड़ता है, या फिर इंडिया में आकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल कहानी आप याद रखें कि अगर इंडिया का सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको पर्ची लेकर के इंडिया में आना पड़ेगा। अब समझिएगा एक केस क्या एक्चुअली क्या कहते हैं। हम लोग इतना समझ चुके कि अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं, अगर इंडियन ओरिजिन के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करा के इंडिया में आकर इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर ओरिजिन आपका इंडिया से। एक हुआ इब्राहिम वाजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या होता है, इब्राहिम वाजीर नाम का एक शख्स होता है जो कि पाकिस्तान से इंडिया में बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए यहाँ आ जाता है और यहाँ का सिटीजनशिप के लिए अपील करता है। मतलब सिंपल कहता है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। अब क्या होता है, ये केस चलती है, कोर्ट में जाती है, कोर्ट इसमें डिस्कशन करने के बाद में फाइनली कहते हैं कि नहीं, आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हो लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। उसके लिए एक लॉ है, बाय यूजिंग द इन्फ्लेक्स फ्रॉम द पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट 1947। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिया का और इंडियन ओरिजिन के पाकिस्तान चला गया जब चाहे आकर के इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया, इब्राहिम वाजीर को यहाँ से फिर से पाकिस्तान भेज दिया गया, इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया। ये कौन सा, इब्राहिम वाजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ऐसा हुआ था। किसके अकॉर्डिंग कहा गया था, यूज़ किया गया था इन्फ्लेक्स फ्रॉम द पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग उनको फिर से इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया गया, उनको फिर से भेज दिया गया पाकिस्तान के अंदर में। तो एक केस था रिलेटेड आर्टिकल 10 के। आर्टिकल 10 क्या कहता है, सिंपल समझिएगा, इस केस को रिलेट करिए। कंटिन्यूएंस मतलब आप अगर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले चुके हैं तो आप कंटिन्यू रहेगा, आपका सिटीजनशिप को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इब्राहिम वाजीर फिर इंडिया में आते हैं तो क्योंकि उनका तो सिटीजनशिप रहता है, क्योंकि इंडियन है, तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको कराना पड़ता है क्योंकि और आर्टिकल्स कहती है कि अगर आप माइग्रेट कर चुके हैं तो फिर आना है तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, जबकि ये नहीं करा रहे थे, जिनके कारण से केस हार जाते हैं और इनको यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब फिर से भेज दिया जाता है, मतलब केस लूज हो जाता है इनके हाथों से। तो ये है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 आई होप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 11 पे बात करेंगे। जैसे ही हम लोग बोले कि आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग कि कोई भी राइट आपको अगर सिटीजनशिप है तो अब कोई भी पार्लियामेंट, मतलब कोई भी क्या पार्लियामेंट समाप्त नहीं कर सकती है, लेकिन आगे चल के एक लॉ बना है जिसको सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अलग कब आप सिटीजनशिप ले सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, कब लूज कर सकते हो, उससे रिलेटेड रूल बनाई है पार्लियामेंट। उसके अंडर में है तो आप इंडियन सिटीजनशिप रहेंगे, अगर कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व हैं तो आपका इंडियन सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा। आर्टिकल 11 के अंदर में लिखा है रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में लिखता है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट कर सकती है, मतलब अपनी अकॉर्डिंग चला सकती है। इसमें एक अमेंडमेंट भी लाया गया था 1955 में और वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा उसको हम लोग समझेंगे भी। तो देखिएगा ये मेन पार्ट है जो आपको याद रखने होंगे। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ, जो लॉ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अब लॉ कहाँ पे बनता है तो हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट मतलब संसद, तो संसद ही चाहेगी तो क्या कर सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप का, मतलब कब टर्मिनेट करना है, कब उसको मतलब लूज करना है और कब उसको गैन करना है, इस बारे में कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति का सिटीजनशिप ऐसे ही समाप्त कर दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना आप समझिएगा। आर्टिकल 11 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप सिटीजनशिप के राइट को आप रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको आप अपने तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही देखिएगा, पार्लियामेंट पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल द अदर मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। कोई भी मैटर पार्लियामेंट अगर है तो वो क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, किसके अकॉर्डिंग, एक्विजिशन मतलब वो सिटीजनशिप कैसे लेगा और कैसे छोड़ेगा, उस बारे में ये डील करता है आर्टिकल 11, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आया।
अब इसी को लेकर के एक कहानी 1955 में हुआ। 1955 में एक अमेंडमेंट लाया गया था। उस अमेंडमेंट में कुछ कंडीशन लाए गए थे कि कब कोई भी व्यक्ति अपना सिटीजनशिप को खो सकता है और कब सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, इस बारे में कहता है, जिसका नाम है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये 55 में आया था। उस समय यहाँ के गवर्नमेंट जो थे कांग्रेस का, और यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके टाइम पर इस अमेंडमेंट को लाया गया था। और उसमें दो पार्ट में सिटीजनशिप को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया था कि कब आप एक्वायर कर सकते हैं और कब लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं किसी भी सिटीजनशिप को, और यहाँ पे लिखा गया कैसे लूज कर सकते हैं किसी भी सिटीजनशिप को। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब समझिएगा, 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया का सिटीजनशिप, ठीक है। 5 ऐसे तरीके हैं, तो ये याद रखना है कितने तरीक़ा से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो 5 ऐसे तरीके हैं जिससे एक्वायर कर सकते हैं। अगर लूज की बात करें तो उसमें 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऐसे तरीके हैं। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं बाई बर्थ अगर यहाँ पे जन्म हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है। जब हम लोग डिटेल्स में सिटीजनशिप एक्ट 1955 जब बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि बाई बर्थ का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बाई डिसेंट, बाई वंशज जो चलता है उससे अकॉर्डिंग क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई न्यूट्रलाइजेशन और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। अब ये सब का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और ये छोटी छोटी बातें नहीं है, इसके अंदर पूरे डील्स किया गया है कि कब, मान लीजिए बाई बर्थ, अगर मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और मेरे फादर का जन्म कहीं दूसरे जगह हुआ है, तो क्या मैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। मतलब सिंपल सी कहानी, कोई भी फॉरेन प्लेस के कोई व्यक्ति इंडिया में आता है और किसी बच्चा को जन्म यहाँ पे देता है, तो क्या वो बच्चा इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा। ये सारी कहानी जो डील करता है बाय बर्थ के अंदर एक एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें ये डील करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि इस पे स्पेशल वीडियोस इस पे हम लोग कर सकते हैं। लूज करने के लिए रिनाउंसिएशन है, अगर आप इच्छा से भी त्याग कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। दूसरा है बाय द टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इच्छा से और एक होता है टर्मिनेट करना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बाय द डिप्रिवेशन, तो ये डिप्रिवेशन जो है ये आपको इंपॉर्टेंट, इस तीनों से तीनों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए 3 तरीके हैं, इसमें भी अलग अलग कंडीशन है कि कब रिनाउंसिएशन के टर्म में कैसे हम लोग रिनाउंसिएट कर सकते हैं और कब टर्मिनेट कर सकते हैं, ये सारी कहानी इसमें है। तो इतना मैं समझाने का प्रयास किया कि आर्टिकल 1 सिर्फ कहता है कि रेगुलेट कर सकते हैं सिटीजनशिप को, उसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, सिटीजनशिप एक्ट लाया गया 1955 में, जिसमें कहता है कि 5 तरीके से आप सिटीजनशिप को ले सकते हैं और 3 तरीके से सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे कि आर्टिकल 10 में हम लोग सीखे हैं कि इंडियन सिटीजनशिप को समाप्त नहीं किया जा सकता, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अब आर्टिकल 11 यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ए है, तो ही आप टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये कहता है आर्टिकल 11। ये जो है आर्टिकल 11 तक। अब यहाँ से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर के हम लोग 11 तक बात किए। ये जो था सिटीजनशिप से रिलेटेड था, जो कि पार्ट 2 था, जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक था, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो पार्ट 1 है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल हम लोग बात करेंगे 12, जो कि फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।